गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित ममता कालिया की जो कहानी है दूसरा देवदास उसे पढ़ेंगे। तो ये नाम ही यानी ये शीर्षक ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत रोचक लग रहा है। तो किस प्रकार से इसे दूसरा देवदास क्यों कहा गया है और इस कहानी का ये शीर्षक रखने का क्या तात्पर्य है, इसमें इस कहानी की जो परिस्थितियां हैं वो क्यों इस टाइटल के या शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती हैं, इस पर आज हम विचार करेंगे। और ये कहानी जो है दो पात्रों के इर्द गिर्द है, यानी संभव और किस प्रकार से जो दूसरा है वो है पारो, जिसका नाम जो है बहुत अंत में जाके पता चलता है, जो नाम भी नहीं दिया नहीं गया है पर ऐसा माना गया है कि वो पारो के स्वरूप में है। जो लेडी है या जिस स्त्री का वर्णन इसमें किया गया है जो गुलाबी साड़ी पहने हुए है। तो एक भूमिका मैंने आपको बना दी है, दो किरदारों के बीच में घूमती हुई एक कहानी है, इसे आज हम समझेंगे। तो इस कहानी को पढ़ने से पूर्व हम ममता कालिया से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं, यानी लेखिका के बारे में जान लेते हैं। तो ममता कालिया का जो जन्म है वो 1940 में मथुरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। उनकी शिक्षा कई पड़ाव से रही है, बहुत से स्थानों पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और एमए करने के बाद दौलत राम कॉलेज में ही अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही। इसी के साथ उन्होंने महिला विश्वविद्यालय में और मुंबई में भी अध्यापन कार्य किया है। महिला सेवा सदन में, डिग्री कॉलेज में या इलाहाबाद में प्राचार्य यानी प्रिंसिपल की पदवी पर भी वो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं, जो अब है वो नई दिल्ली में रहकर वो स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। और उनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं वो बेघर, नरक दर नरक और एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानियां या दौड़ आदि, ये सभी जो हैं उनके कहानी संग्रह में आते हैं। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान रहा है उनका, और साहित्य भूषण 2004 में उन्हें सम्मानित किया गया था इस पदवी से। इसी के साथ उन्हें सारे श्रेष्ठकर जो पुरस्कार हैं उनकी भी प्राप्ति हुई है। और शब्दों की काफ़ी पारखी रही हैं, ये भाषा ज्ञान की उच्च कोटि की समझ रही है इनको। साधारण शब्दों में जादुई प्रभाव डालकर ये अपनी भावों की अभिव्यक्ति करती हैं, और एक सजीवता है इनकी भाषा में, सरलता, सुबोधता, जो मर्म स्पर्शी है, यानी जो कुछ भी ये लिखती हैं वो दिल को छू जाता है, इस तरह का उनका लेखन है। साथ ही इनके जो कहानी संग्रह रहे हैं या पुरस्कार में आप देख सकते हैं सरस्वती पत्रिका कहानी पत्रिका सम्मान, अभिनव भारती का रचना जो सम्मान है वो इन्हें मिला है कलकत्ता का। साहित्यिक विशेषता रही है कि मानवीय मूल्यों पर लिखती हैं, और ये एक रूप से सटीक व्यंग्यकारिका भी हैं, यानी लेखन में, कथा साहित्य में जो कहानी लेखन उन्होंने किया है उसमें संवेदनाओं का या युवा मन का जो आकर्षण होता है उसे भली भांति इन्होंने अपनी लेखन शैली में उकेरा है, उसे दर्शाया है। तो कहानी संग्रह में इन्होंने जो कुछ भी कहानियां लिखी हैं वो थिएटर करने लायक भी हैं, यानी उसे रंगमंच पर भी उतारा जा सकता है। तो दूसरा देवदास जो कहानी है उसकी मूल संवेदना किस प्रकार से है कि आप देख सकते हैं कि प्रेम के महत्व को और उसकी गरिमा की ऊंचाइयों को प्रदान किया गया है इसमें, कि प्रेम क्या होता है, निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला प्रेम जो कि केवल कल्पना में ही आपको भाव विभोर कर देता है, आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव लाता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो प्रेम के लिए किसी नियत व्यक्ति, स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह स्वतः ही घटित हो जाता है। 21वीं सदी में भोग विलास की जो संस्कृति है उसमें अधिकतर जो है वो केवल छलावा दिखाई देता है। तो एक सच्चे प्रेम का स्वरूप जो है वो इस कहानी के माध्यम से, कल्पना शक्ति के माध्यम से लेखिका हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इस कहानी में उन्होंने हर की पौड़ी यानी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की जो संवेदना है, भावना है, उसको व्यक्त किया है। युवा मन में या उनकी जो विचार जगत है उसमें उथल पुथल रहता है। जैसे ही प्रेम के संपर्क में आते हैं तो युवा मन जो है वो कैसा अनुभव करता है, और एक आकस्मिक जो अचानक हो जाने वाली मुलाकात है वो कैसे हलचल पैदा कर देती है, उसका वर्णन इस कहानी में हुआ है। लेखिका ने इन घटनाओं के माध्यम से प्रेम का जो अंकुरण संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, और यह
जो प्रथम आकर्षण है और परिस्थितियों की जो गुम्फन है वो प्रेम को आधार बनाकर मजबूती प्रदान करती हैं, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति की या वस्तु की या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो ऐसी इसी को अपनी भाषा शैली या कथानक या कथ्य को बनाकर इस कहानी को उन्होंने रचा है ममता कालिया ने, और प्रेम के सच्चे स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी का सार पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हर की पौड़ी का एक मनोहारी दृश्य यहाँ पहले प्रस्तुत किया गया है कि हर की पौड़ी पर संध्या के समय गंगा जी की आरती होती है और जो नीलांजलि दी जाती है और कई दिए होते हैं जो जल रहे होते हैं, और किस प्रकार से मनोकामना की पूर्ति के लिए फूल प्रसाद आदि वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जो पंडित हैं, कुछ लोग अपने पोते के जन्म पर आए होते हैं, तो कोई नई बहू को लेकर आया होता है वहाँ पर पूजा करने के लिए, और तरह तरह की मूर्तियाँ हैं, हर कोई अपना आराध्य चुन सकता है। और स्पेशल आरती का भी इंतज़ाम है, यानी 101 रुपये और 151 वाली भी। गोताखोर जो है वो सक्रिय रहता है हमेशा, जैसे ही जो पत्तियों में जो दिए और फूल रखकर और चढ़ावा रखकर जो गंगा नदी में बहाए जाते हैं, तो गोताखोर किस प्रकार से वहाँ सक्रिय रहते हैं, अपने मुंह में सिक्के दबाकर चलते हैं। चारों तरफ पूजा का वातावरण होता है। चंदन की और सिंदूर की खुशबू जो है वो हर जगह दिखाई पड़ती है। औरतों को सिंदूर का टीका लगाया जाता है और पुरुषों को चंदन का। और दीप जल उठते हैं, आरती शुरू हो जाती है, और जब आरती करते करते पंडित थक जाते हैं तो लाउड स्पीकर पर लता मंगेशकर के भजन लगा दिए जाते हैं। फूलों के छोटे छोटे दोने गंगा जी की लहरों में ठिलाते हैं, और किस प्रकार से पूरा वातावरण जो है वो चंदन और धूप की सुगंध में फैला रहता है। औरतें जो हैं वो गीले वस्त्र में ही स्नान कर पूजा में शामिल हो जाती हैं, और चढ़ावा देने वाले को कोई भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती है, कोई घबराहट नहीं होती है। वो उससे पंडित जितना भी चढ़ावा मांगना चाहे वह मांग लेता है और वो खुशी खुशी देता है, उसे कोई भी एतराज़ नहीं होता है। गंगा पुत्रों का जीवन किस प्रकार का होता है, यानी गोताखोरों का। गंगा पुत्र उन गोताखोरों को कहते हैं जो गंगा में डुबकी लगाकर भक्तों द्वारा छोड़े गए पैसों को इकट्ठा कर कर अपनी आजीविका चलाते हैं। किस प्रकार से उनका जीवन कैसा होता है, और लगातार उनके परिवारजनों में से भी कोई ना कोई वहाँ उपस्थित रहता है जो तरह तरह के काम करता है। इनका जीवन गंगा पर ही निर्भर रहता है, और ये रेजगारी बटोरकर अपनी बहन या बीवी को कुशा घाट पर दे आते हैं और इन्हें बेचकर नोट कमाती हैं। और कभी कभी इनके साथ हादसा भी हो जाता है, यानी इनकी धोती में कभी कभी आग लग जाती है, तब कभी कभी उन्हें चोट लग जाती है, पर इसकी परवाह किए बिना वो हमेशा अपने कार्य पर तत्पर रहते हैं। नायक नायिका का प्रथम परिचय किस प्रकार होता है कि जो संभव है वो अपनी नानी के घर पर आया हुआ है, और किस प्रकार से वह गांव नहीं आना चाहता था, वहां नहीं जाना चाहता था, पर वह आता है। उसको वो कहती है कि जाओ गंगा घाट पर हो आओ, कुछ देर तुम्हें अच्छा लगेगा, और कुछ मंगाने के लिए कहती हैं। संभव वहां जाता है, और नायक और नायिका किस प्रकार से पारो यानी संभव कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर आया हुआ है, और नास्तिक होते हुए भी वह अपने माता पिता के कहने पर गंगा जी का आशीर्वाद लेने आया हुआ है। और नायक नायिका का प्रथम परिचय जो है वो गंगा किनारे के मंदिर में होता है, और संभव मंदिर में पैसे चढ़ाने के उपरांत अपना हाथ कलावा बांधने के लिए आगे बढ़ाता है, और तभी एक नाजुक सी कलाई भी कलावा बांधने के लिए आगे बढ़ती है, बंधवाने के लिए। तो संभव उस गुलाबी कपड़ों में जो भीगी लड़की को देखता है, और पुजारी दोनों को दंपत्ति समझकर आशीर्वाद देता है, सुखी रहो फूलो फलो, जब भी आओ साथ में आना, गंगा मैया जो तुम्हारी मनोरथ है वो पूरी करे। लड़की घबराहट में छटक कर दूर हो गई और तेजी से चली गई। इस प्रकार दोनों के बीच प्रथम आकर्षण हर की पौड़ी पर उत्पन्न होता है, जो निरंतर घटने वाली घटनाओं के तारमय या तारमयता से प्रेम में बदल जाता है। इसे प्रथम दृष्टि का प्रेम कहा जा सकता है। संभव की मनःस्थिति यानी लड़की से मिलने के पश्चात उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कल्पना और सपनों के पंख लगा दिए, और उसके अंदर पुनः मिलने की बेचैनी पैदा कर दी। अब एक ऐसी निराली अद्भुत जो है वो ऐसी अनुभूति उसे होने लगी, बेचैनी होने लगी और सुख भी प्रदान होने लगा। वह मन ही मन उसके रूप को बार बार याद करता और बातचीत के बारे में सोचने लगता। ऐसा आकर्षण उसे प्रथम बार महसूस हो रहा था जब नानी भी उसे पुकारती है। जब वह घर पर आता है
तो वो बिना कुछ खाए पिए मंजी पर लेटे हुए केवल उसी युवती के बारे में या सोच रहा होता है और कल्पनाएं कर रहा होता है। लड़की का आंख मूंदकर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता और गुलाबी जो आंचल है उसका सौम्य स्वर, संभव सारी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहता है। यकायक उसे विद्या और श्रृंगार के जो अन्य साधन हैं भाने लगते हैं और मांग में तारे भरे जैसे गीत अच्छे लगने लगते हैं। तो सब उसे कैसा नया नया लगने लगता है। तो जो अट्रैक्शन है यानी आकर्षण है वो कैसे उसके भीतर छाने लगता है। मनसा देवी पर मनोकामना की गांठ यानी मनसा देवी पर सभी भक्तजन लाल पीले जो धागे हैं मनोकामना हेतु बांध रहे थे और संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, जिसमें पुनः उस लड़की से मिलने की इच्छा थी। और जब प्रथम आकर्षण प्रेम में परिवर्तन हो रहा था और दूसरी तरफ पारो ने भी इसी प्रकार की आशा के लिए मनोकामना की गांठ लगाई। दोनों ही एक दूसरे से मिलने को आतुर थे और अचानक मंदिर के बाहर दोनों की पुनः मिलन हो जाता है। दोनों ने अपनी अपनी मनोकामना की गांठ की इतनी शीघ्र परिणाम को की अपेक्षा नहीं की थी। तो किस प्रकार से उनका जो मिलन है वो किस प्रकार होता है कि जो ट्रॉली चलती है हर की पौड़ी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, तो संभव उस पर बैठने से डर रहा होता है। वहाँ पर एक बच्चा होता है और वो उस पर हंसता है कि आप डर रहे हैं। वह बच्चा जो है पारो उसकी भुआ होती है और किस प्रकार वो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं आपको अपनी भुआ से मिलवाता हूँ। उन दोनों में बातचीत होती है। तो जब वो गांठ बांध कर आया होता है, अपनी मनोकामना की गांठ बांध कर आता है वहाँ पर कि वो उसी लड़की से वापस मिले, और तुरंत वो लड़की उसको वापस मिल जाती है उस बच्चे के माध्यम से। तो किस प्रकार मनोकामना की जो गांठ है वो इतनी जल्दी उसका परिणाम निकल आया, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। पारो की जो मनोदशा थी संभव से भिन्न ना थी। वह स्वयं भी उसके आकर्षण में बंध चुकी थी। युवा मन का निश्चल प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था और मनसा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया। तो वह आश्चर्य मिश्रित मुख जो सुख है वो उसमें डूब गई और सफ़ेद साड़ी में उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो रहा था और उसे भी इस बात की प्रतीक्षा थी। उसने ईश्वर को धन्यवाद किया और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प किया और जो मनोकामना है उसकी जो गांठ थी वो किस प्रकार पूरी होती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से केवल प्रथम आकर्षण को वो कैसे युवतियों के मन में एक अलग आकर्षण और एक अलग अनुभूति कराता है, एक अलग एहसास उत्पन्न करता है, एक संवेदना होती है, जो निश्चल प्रेम होता है, जो केवल देख पाने की इच्छा है, उसका वर्णन किया गया है। और इसे आप पूर्ण रूप से समझेंगे, इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे। तो आज हमने दूसरा देवदास इस कहानी का शीर्षक क्यों रखा गया है और आपको क्या लगता है इससे जुड़ी हुई बातों से संबंधित, कि आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि किस प्रकार की व्यथा स्थिति जो है वो इसकी हुई है और ये केवल किस आधार पर इसका शीर्षक यह रखा गया, ये आपको समझने का प्रयास करना है। इसके साथ ही इस कहानी को अपनी पुस्तक से पूरा पढ़ना है ताकि आप इसके एक एक अंग से कि ये कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है या हर की पौड़ी का वर्णन किस प्रकार धर्माचार्यों से या मंदिरों की क्या स्थिति होती है और जो हमारे धार्मिक संस्थान है वहाँ की उसका वर्णन किस प्रकार इस कहानी में किया गया, उसे पूर्ण रूप से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है और समय पर सबमिट करना है। धन्यवाद।